हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास। कल क्लास में प्रोज में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट में क्वेश्चन करवा रहा था, जिसमें आई थिंक 37 क्वेश्चन मैंने करवाया था और आज हम 38 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ रहे हैं। और बच्चों, प्रोज का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में किसी न किसी तरह से इसका बहुत बड़ा रिलेशन रहेगा। इसलिए बच्चों, इन सारे क्वेश्चंस पे आप ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। आज हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पे। प्रोज पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है 37 नंबर तक। आज हम 38 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। एक स्टेटमेंट है, लिखा है द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रेदर इनकन्वीनियंट फास्ट इज फ्रॉम। किस चैप्टर में बोला गया है कि ये परिवार बहुत बड़ा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इस बात को भारत इज माई होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बोला है। ओके, आंसर हमारा क्या होगा? भारत इज माई होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज। बेटा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने समय के नोबेल प्राइज रिसीव करने वाले सबसे यंगेस्ट पर्सन थे। ओके बच्चों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने समय में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले सबसे यंगेस्ट पर्सन थे। भले ही अब कोई हो गया है, लेकिन उस समय इन्होंने नोबेल प्राइज सबसे कम उम्र में प्राप्त किया था। नेक्स्ट, डॉट एडवोकेट नॉन वायलेंस स्ट्रगल। बच्चों, नॉन वायलेंस के पक्षधर कौन रहे हैं? तो भैया मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हमारे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में जो महात्मा गांधी का रोल रहा है, अमेरिका में नेग्रो के आंदोलन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का रोल रहा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर महात्मा गांधी से पूर्ण रूप से इन्फ्लुएंटेड थे और नॉन वायलेंस के वो भी पक्षधर थे, अहिंसा के वो पक्ष में थे। ओके, इसलिए उन्हें ब्लैक गांधी की भी उपाधि दी गई। द नेग्रो इज स्टिल इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। बाबू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि 100 वर्ष पहले अमेरिका में रहने वाले नेग्रो को स्वतंत्रता लिखित रूप से दे दी गई थी, लेकिन आज 100 वर्ष के बावजूद भी नेग्रो आज भी एक कोने में, अमेरिकी समाज के एक कोने में सड़ रही है, लैंग्वेजिंग कर रही है, अपने उन्नति करने में असफल है, आज भी गुलामों की तरह जिंदगी जी रही है। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का स्टेटमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द नेग्रोज टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फेथ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते थे कि नेग्रो के साथ जो ये प्रदर्शन किए थे, सारे लोग मिल करके उस प्रदर्शन को एक सच्चे दिल से करते रहें। निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगा, निश्चित रूप से उन्हें जस्टिस मिलेगा। तो मार्टिन लूथर का यही चाहना था कि सभी लोग एक विश्वास के साथ अडिग रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द डॉट वुड नॉट बी सेटिस्फाइड until justice roll down like water। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं अपने नेग्रो लोगों से, ऑप्शन क्या है नेग्रो से, कि हम मेरे दोस्तों उस समय तक संतुष्ट नहीं होंगे, उस समय तक स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल करेंगे जब तक स्वतंत्रता, जब तक न्याय रोल डाउन लाइक वाटर, पानी की तरह बहता हुआ आकर के हमारे पसीने को सुखा नहीं देता है। ओके, तो किससे कहे हैं वो? नेग्रो से कहे हैं। ओके, नेक्स्ट, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रो। बाबू, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है मुक्ति पत्र। नेग्रो को जो मुक्ति पत्र दिया गया था, उससे नेग्रो को क्या मिलता? फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। बाबू,
उन जो गुलामी था उन लोगों का, उससे नेग्रो की स्वतंत्रता मिल जाती यदि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन सही हो जाता, अब्राहम लिंकन की बातें सही हो जाती। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे बच्चों। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का बर्टेन ऑथर विलियम रसेल है उनका नाम। ब्रिटेन के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं, एक फिलोसफर हैं, हिस्ट्रियन हैं और मैथमेटिशियन हैं। वो कह रहे हैं कि मानव के विकास में, सतत विकास में मानव ने सबसे जो अंतिम कदम उठाया वो था क्या, आर्ट ऑफ राइटिंग। आर्ट ऑफ राइटिंग था अंतिम स्टेप। वहां से मानव की प्रजाति को हम लोग होमेन कहने लगे, उससे पहले हम होमोसिपियंस बोलते थे। ओके, मानव की विकास की क्रम शुरू हो गई, सबसे लास्ट स्टेप था आर्ट ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट, गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। 1950 में लिटरेचर में किनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो थे बच्चों बर्टन ऑथर विलियम रसेल। बर्टन रसेल को लिटरेचर में 1950 में नोबेल अवार्ड मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट बर्टन रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। वही क्वेश्चन है, 1950 में उन्हें लिटरेचर दिया गया। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछता है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बर्टन रसेल वाज अ फिलोसफर एंड अ मैथमेटिशियन एंड हिस्ट्रियन। देखो, बर्टन रसेल यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, हर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सबसे बड़े इतिहासकार थे, उसके बाद वो मैथमेटिशियन भी थे। ये दोनों में से एक ऑप्शन दे तब तो समझ में आता है कि हम एक ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, मैथमेटिशियन या हिस्ट्रियन। लेकिन दोनों ऑप्शन आ जाएगा तो उस कंडीशन में आपको हिस्ट्रियन टिक करना होगा, क्योंकि सबसे अधिक वो प्रसिद्ध थे हिस्ट्री के चलते ही। ओके, बड़ी इतिहासकार के रूप में उन्हें जाना जाता है। Even more important than the domestication of animals was the invention of। बर्टन रसेल ने कहा है कि हमारे पूर्वजों ने जब डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया, जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया, उससे भी बड़ा उनका कदम था विकास के क्षेत्र में। वो क्या था, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, क्योंकि जब तक हमारे पूर्वज डोमेस्टिकेशन कर रहे थे, वो जानवरों को अक्सर पालतू बनाते थे खाने के लिए, तो किसी न किसी तरफ जंगली ही थे, जानवरों पे ही डिपेंडेंट थे। लेकिन जैसे ही हमारे पूर्वजों ने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, अब वो जंगल से बाहर आ गए, जानवरों के जोन से अलग हो गए, वो जंगली लाइफ से अलग हो गए, अनाज खाना शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिकेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण था एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे एंसेस्टर्स के लिए। ओके, बर्टन रसेल बिलोंग टू। बर्टन रसेल कहाँ के रहने वाले हैं, तो ब्रिटेन कहा जाए, इंग्लैंड कहा जाए या ब्रिटिश कहा जाए, एक ही बात है, वहीं के रहने वाले हैं। ब्रिटेन ऑप्शन है हमारा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेमिंग ऑफ एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लेजेंटर। बच्चों, यहाँ एक सीन है, हमारे पूर्वज सबसे पहले जंगलों में शिकार करके जानवरों को खाते थे। उसके बाद उन लोगों ने टेमिंग ऑफ एनिमल, जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, उनका लाइफ सिक्योर होने लगा। मान लो कि किसी दिन जब पालतू वो नहीं बना रहे थे, जब उनको शिकार नहीं मिलता होगा तो खाए बगैर सो जाते होंगे। लेकिन जब जानवरों को पालतू बनाने लगे तो हर वक्त का भोजन उनके पास अवेलेबल होता था। वेदर खराब हो गया या किसी कारणवश वो घायल हो गए, शिकार करने के योग्य नहीं है, उस समय जानवरों को वो खा लेते थे। इसलिए कह रहा है कि टेमिंग ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, जब वो घरेलू जानवरों को पालतू बनाने लगे ना, तो उनका लाइफ ज्यादा प्लेजेंटर बन गया। चाहे वो ईटिंग हैबिटेट का हो, चाहे जानवरों अपने प्रोटेक्शन के लिए जानवर रखना हो, या फिर से एग्रीकल्चर का रखना हो। मतलब एनिमल को जब
पालतू बनाने लगे हमारे पूर्वज तो उनको काफी सहायता मिली। ओके, नेक्स्ट, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज कॉजेज सोशल प्रॉब्लम। बाबू यहाँ कहा गया है, ये अ चाइल्ड इज बर्न जर्मनियर ग्रीड के द्वारा बोला गया है कि आज टेक्नोलॉजी बढ़ा है, आज टेक्नोलॉजी बढ़ने से हम बहुत सारे चीजों को क्या किए हैं, इजी से करने की कोशिश कर रहे हैं, इजीली हम अचीव कर ले रहे हैं। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी बढ़ने से हमारा जीवन आसान तो हुआ जरूर है, लेकिन बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हमारे सामने भी आ गई है जिस चीज को हम झेल रहे हैं। तो कहा गया है वही, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज कॉजेज सोशल प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजी में चेंज तो हुए हैं, लेकिन हमारी सामाजिक समस्याएं भी बहुत सारी बढ़ी है। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। हमारे मानव के सतत विकास में जो सबसे अंतिम जो डेवलपमेंट था वो आर्ट ऑफ राइटिंग का था। आर्ट ऑफ राइटिंग, ये है सी नंबर ऑप्शन। लिखने की कला जैसे ही आ गई, हमारी रिसर्च, हमारे इन्वेंशन पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी होने लगी। उसके पहले जब तक लिखा नहीं होता था तब तक इसका कोई वैल्यू नहीं होती थी। जैसे मेरे बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम की थियरी यदि लिखी नहीं होती तो फिर हमें शुरू से रिसर्च करना होता ना। लेकिन लिखने की कला जैसे ही डेवलप हो गई, वो थियरी बहुत दिनों तक अगले जनरेशन में पास होने लगी। तो ये हमारे डेवलपमेंट का सबसे अंतिम चरण था। ओके, नेक्स्ट, हु रोट द पीस व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। बर्टन रसेल के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। ये भी बर्टन रसेल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, बर्टन रसेल वाज आल्सो अ मैथमेटिशियन। वो मैथमेटिशियन थे, कमेंटेटर थे, हिस्ट्रियन थे, फिलोसफर थे। ये सारे ऑप्शंस में दिख जाते हैं। ये आ गया द आर्टिस्ट का क्वेश्चन, शिगानोया का। शिगानोया एक जापानीज राइटर थे। द कुरियो डीलर सोल्ड द गर्ड्स टू अ वेल्दी कलेक्टर। कुरियो डीलर जो दुकानदार था, उसने गर्ड्स को किससे, एक अमीर कलेक्टर से, कलेक्टर मीन्स होता है क्या, संग्राहक, संग्राहक से उन्होंने बेच दिया। किसका गर्ड्स, जरा कमेंट में बताना वो गर्ड्स किसका था। ठीक है ना, पढ़े हो गया आप पूरा एक्सप्लेनेशन, बस नाम भी आ गया यहाँ पे, सिबेई का था। सिबेईज हॉबी वाज कलेक्टिंग गर्ड्स। सिबेई का हॉबी क्या था, गर्ड्स कलेक्ट करना। वो जब भी घर से बाहर जाता था वो गर्ड्स इकट्ठा करता था और सिमेट्रिकल गर्ड्स को पसंद करता था। टेढ़े मेढ़े गर्ड्स वो नहीं चाहता था, एक अच्छे आकृति के वो गर्ड्स को खरीदता था। ठीक है ना, तो सिबेई का हॉबी क्या था, गर्ड्स इकट्ठा करना। सिबेई वाज 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय। सिबेई 12 वर्षीय कैसा लड़का था, एक जापानीज लड़का था जिसका पैशन था, जिसका हॉबी था गर्ड्स इकट्ठा करना, और वो गर्ड्स ही इकट्ठा करते रहता था। ठीक है, एक हार्बर टाउन में सिबेई रहता था, बंदरगाहों के शहर में, और कोई भी 20 मिनट में उस शहर को घूम सकता था। मतलब ये भले ही शहर था लेकिन छोटा शहर था। Fancy a lad spending his time playing around like that with girls। वाह, ये बात सिबेई के पिताजी के दोस्त कहे थे, अरे बेटा, खेलने के जगह पर तुम गर्ड्स में अपने समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। ये चैप्टर द आर्टिस्ट से लिया गया है, ये कॉन्टेक्स्ट द आर्टिस्ट से लिया गया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वन डे सिबेई फाउंड अ peculiar gird at a shop which costed him। एक दिन सिबेई को एक बहुत शानदार आकृति का गर्ड्स मिला जो एक ओल्ड ओमेन के स्टॉल पे मिला था, जिसको सिबेई ने 10 सेन में खरीदा था। ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूज करता है। 10 सेन में, एसीएन, ये गलत लिखा है, ऐसा नहीं होता है, सेन एसीएन होता है ना। 10 सेन या 10 येन दे देता है, YEN। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है
कि जापानीज मुद्रा इसमें से कौन है, सॉरी हाँ जापानीज मुद्रा इसमें से कौन है, तो सेन या एन जापानीज मुद्रा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज 12 ईयर ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, कौन 12 वर्ष का था और अभी भी प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ता था, तो सिवेई 12 वर्ष का हो गया था, अभी प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ता था, ठीक है ना। सिवेई वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गर्ड्स, सिवेई का पैशन क्या था, गर्ड्स इकट्ठा करना, सी नंबर आंसर करेक्ट है। इज टोल्ड बाई एन अंट, बच्चों आ गया इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया एक एसे है। पर्ल एस बक एक अमेरिकन राइटर हैं, ट्रेवलिग्यू राइटर इन्हें बोला जाता है, और इन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में ज्वाइंट फैमिली में जब बच्चे खेल करके आते हैं तो उनकी जो फेवरेट अंट होती है, फेवरेट जो वन अंट होती है, वो उन लोगों को रूपथोका सुनाती है। रूपथोका मीन्स, थोड़ा कमेंट में बताना, रूपथोका मीन्स छोड़ो मैं ही बता देता हूँ, क्या कमेंट करोगे आप लोगों को, तो कमेंट करने में भी लगता है कि पैसा लग रहा है। रूपथोका मीन्स होता है फेरी टेल, परियों की कहानी। ओके, परियों की कहानी कौन सुनाती थी उनको, उनकी फेवरेट अंट। अ चाइल्ड इज बर्न इज टेकन फ्रॉम, अ चाइल्ड इज बर्न जो चैप्टर है कहां से लिया गया है, जर्मनियर ग्रीर के द्वारा लिखा गया है। अ चाइल्ड इज बर्न जो कि उन्हीं के द्वारा लिखे गए बुक सेक्स एंड डेस्टिनी से लिया गया है। ओके बच्चों, सेक्स एंड डेस्टिनी से लिया गया है। When a baby is born, it is an occasion of joy, जब बच्चे की जन्म होता है तो वो एक उत्सव का क्षण होता है। अ चाइल्ड इज बर्न का है ये, फॉर किसके लिए, होल फैमिली के लिए, पूरे परिवार के लिए उत्सव का क्षण होता है, क्योंकि किसी भी घर में बच्चे का जन्म होता है हम लोग सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं उसको। ओके, तो होल फैमिली के लिए उत्सव का क्षण होता है। ये देखो, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज कॉजेज सोशल प्रॉब्लम, जितने डे बाय डे टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, हमारी लाइफ फास्ट हो रही है, इससे हमारी सामाजिक समस्याएं भी बढ़ रही है, सोशल प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। ओके, द वोमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें मैंने पढ़ाया था एक सूडानी वोमेन रहती हैं जो हमेशा नारी सशक्तिकरण को जानने के लिए, समझने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाती हैं, लेकिन एक समय के बाद सूडानी वोमेन वहां जाना बंद कर देती हैं। ओके, 68 इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ न्यूज़पेपर, हाउ फ्री इज द प्रेस, आ गया डॉटीएल शायर्स का ऐसे है लिखा हुआ, जो कि ब्रिटेन की रहने वाली हैं, इंग्लैंड की रहने वाली हैं, और इन्होंने कहा है कि मीडिया जो होता है, न्यूज़पेपर जो होता है, उसका सबसे पैसा कमाने का चीप सोर्स क्या है, मुख्य सोर्स क्या है, तो एडवर्टाइजमेंट, उनको पैसा एडवर्टाइजमेंट से मिलता है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द ऑफ न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजर्स न्यूज़पेपर को क्या देते हैं, रेवेन्यू क्रिएट करते हैं, पैसा देते हैं, और उसी से न्यूज़पेपर चलता है, आप सभी जानते ही होंगे। एवरी लाइफ इन अ परपेचुअल प्रिकेरियस बैलेंस, ठीक है ना, जितने न्यूज़पेपर है ना वो हमेशा खतरे में रहते हैं, हमेशा एक समस्याओं को झेलते हैं, हमेशा उनके लिए चैलेंज होती है। किसी भी न्यूज़पेपर के लिए, मैं बहुत फेमस हूं तो हमेशा फेमस रहूंगा, इट इज नॉट सर्टेन। इसलिए हर न्यूज़पेपर ये चाहता है कि हमारा डेली जो सर्कुलेशन है, डेली मेरी जो पत्रिकाएं बिकती है, उतनी पत्रिकाएं बिकती रहे, कभी उसके पत्रिकाओं में कमी ना हो, क्योंकि जितना अधिक मेरी कॉपी बिकेगी वे अपनी एडवर्टाइजिंग रेट उतना ही जस्टिफाई करते हैं, उतना ही बढ़ाते हैं। ओके, नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर support a public policy due to best interest of advertisers,
एडवर्टाइजर्स ऑप्शन है। कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जो आपकी बातों को समझे किसके अगेंस्ट में, अपने प्रचारकों के अगेंस्ट में। इसीलिए आज कहा जा रहा है कि मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि आज के मीडिया, आज के न्यूज़पेपर सबसे अधिक ध्यान किस पे देते हैं? एडवर्टाइजर्स पे। तब आप हैं, तब रीडर हैं। ओके। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ डेली पेपर इज कंट्रोल्ड बाय चीफ फैक्टर्स। जो हमारी एडिटोरियल पॉलिसी होती है, जो न्यूज़पेपर छपने की जो पॉलिसी बनती है, इसको कंट्रोल दो लोग करते हैं। पहला, एडवर्टाइजर के इंटरेस्ट से छपता है, वो जो चाहेगा वही छपेगा। दूसरा, वेल्थ ऑफ इट्स ऑनर, और इसकी ऑनर की बातें चलती है, वो जो चाहेगा वही छपेगा। इसलिए आज बोला जा रहा है कि मीडिया भी पॉलिटिकल हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इज अ वेरी टेक्निकल सेंस। जब भी ये कहती है कि हम प्रेस की स्वतंत्रता का बात करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि प्रेस का स्वतंत्रता बहुत टेक्निकल चीज है। मतलब इसकी स्वतंत्रता हमेशा हमें बनाए रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप जरा सोचो कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, अगर वहां की मीडिया स्वतंत्र नहीं है तो आप भी स्वतंत्र नहीं हो, ये मान के चलना है। ठीक है ना। When we speak of the freedom of press, सेम क्वेश्चन है, 2 बार हो गया है। एची बेट्स बिलोंग टू, एची बेट्स कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रिटेन के रहने वाले हैं। द अर्थ के ये राइटर हैं। ओके। हाउ मेनी हेन्स वर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। बाबू, बेंजी के द्वारा सबसे पहले कितनी मुर्गियां रखी गई? तो 10 to डोजन, 10 से 12 मुर्गियां उसके द्वारा रखी गई थी, अबाउट अ डोजन। ए नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट। Deeply and painfully upset, they went to the man named Sender and told him how it was. बच्चों, it form, बच्चों ये द अर्थ का एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें बेंजी के पिताजी बहुत ही उदास होकर के जमींदार के पास जाते हैं और उसके पास कहते हैं, अब मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है आपका जमीन खरीदने का। ठीक है ना। किस चैप्टर का है? द अर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट फर्स्ट बेंजी केप्ट 10 to डोजन हेन्स। 10 से 12 मुर्गियां उसके पास थी। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। सेकेंड, बेंजी पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमोनी व्हेन ही वाज 21। ऐसा कॉन्टेक्स्ट था कि बेंजी के नाम पे एक अकाउंट खोला गया था। उसके माता पिता सोचे थे कि जब बेंजी 21 वर्ष का हो जाएगा तो बाय राइट यह पासबुक उसका हो जाएगा। और कल बेंजी 21 वर्ष का होने वाला था, तो उसके माता पिता ने ये प्लान किया कि एक छोटा सा सेरेमोनी हो जाए, पार्टी हो जाना चाहिए। ठीक है ना। कब? जब बेंजी 21 वर्ष का हो जाएगा तब। 21। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन्स। बेंजी मुर्गियों से व्यापार के बारे में समझ गया था कि भाई कुछ मुर्गियों को अंडे देने के पर्पज से रखा जा सकता है, जो मुर्गियां अंडे नहीं दे रही है उसको चिकन हाउस में बेचा जा सकता है। बेंजी ये सारी बातों को समझ गया था। हेंस होगा। द फूड इज इंडियन विलेजेज वाज सर्व्ड ऑन बनाना लीफ। ये पर्ल एस बक का एक कॉन्टेक्स्ट है, जो अमेरिकन राइटर हैं। जब भारत में वो आई थी, भारतीय गांव में विजिट करने गए थे, तो उनको खाने के लिए जो भोजन दिया गया था वो बेटा बनाना लीफ पे दिया गया था, केले के पत्ते पे दिया गया था। और उनके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक चीज था, है ना। बनाना लीफ याद रखना। पर्ल एस बक इज एन राइटर। पर्ल एस बक कहाँ की राइटर हैं? अभी मैंने बोला अमेरिकन राइटर हैं, अमेरिकन राइटर हैं। द बुक कम माई बिलव्ड। बच्चों, जब वो भारत आई थी, बहुत दिन भारत रहने के बाद जब वो भारत से गई, तो भारत को बैकग्राउंड बना करके भारत पर, भारतीय लोगों पे, भारत के इतिहास पे उन्होंने एक बुक लिखा, जिस बुक का नाम था कम माई बिलव्ड। इसमें बिलव्ड हैज कहाँ का बैकग्राउंड बनाया गया था? इंडिया को बैकग्राउंड बना कर लिखा गया था। भारत में ये बुक लिखा गया था। नेक्स्ट,
अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बक, व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वेस्ट? पर्ल एस बक के अनुसार कौन सा अध्याय भारत ने पश्चिमी देशों को सिखाया है? तो नॉन वायलेंस का। उन्होंने ये सिखाया कि वार एंड किलिंग अचीव नथिंग बट लॉस, लड़ाई झगड़े से हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं खोने के सिवाय। ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। लेसन ऑफ वायलेंस, लेसन ऑफ नॉन वायलेंस भारत के लोगों ने सिखाया पश्चिमी देशों को। पर्ल एस बक एट हर फूड विथ फिंगर, उन्होंने कहा है कि मैं खाने में हमेशा चॉप स्टिक फॉर्क और स्पून का यूज करती थी अमेरिका में, चाइना में, क्योंकि उनका जन्म अमेरिका में हुआ है, रही चाइना में है, चाइना से ही पढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी फॉर्क चॉपस्टिक का यूज किया था, लेकिन भारत में जब मुझको हाथ धोने के लिए कहा गया, अपने उंगलियों से खाने के लिए, ये मेरे लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। तो किस चीज से खाई बेटा, देख लो। विथ हर हैंड। पर्ल एस बक वाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग टू, पर्ल एस बक को भारतीय पिजेंट से, किसानों से मिलने में उनको बड़ी मजा आया। भारतीय किसानों से जब आकर के मिली तो इन्होंने जाने के बाद कम माई बिलव्ड में इन्होंने लिखा है कि मैं तो रसिया के किसानों से मिली हूँ, चाइना के किसानों से मिली हूँ, भारत के किसानों से जब मिली तो मेरा सोचने का तरीका ही बदल गया। भारतीय किसान भले ही गरीब थे, लेकिन चाइनीज किसान या रसिया के किसान से ये ज्यादा क्या थे, सभ्य थे। ये चीज उन्होंने पाया। इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पर्ल एस बक लाइफ। हमेशा मैं बोलते रहा हूं अपने ऑफलाइन क्लासेस में कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किनके जीवन का एक हिस्सा रहा है भारत, पर्ल एस बक का। नेक्स्ट, अ मैरिज प्रपोजल वन एक्ट प्ले है, और उस वन एक्ट प्ले का ये क्वेश्चन है, चोकोव इज अ, बाबू एंटोन चोकोव जो है सॉरी चोकोव जो है एक लैंड ऑनर रहते हैं, इसमें एक लैंड ऑनर रहते हैं। लोम इज अ मैन ऑफ निगेटिव टेम्परामेंट, या निगेटिव टेम्परामेंट लिखो। लोमोव जो मैन रहता है निगेटिव टेम्परामेंट का मैन रहता है। निगेटिव टेम्परामेंट का मैन उसे बोलते हैं जो हमेशा किसी का अपोजिट में बोलता है, तो निगेटिव टेम्परामेंट का मैन रहता है लोमोव इसमें। एंटोन चोकोव वाज अ बाय प्रोफेशन, जो इसके राइटर हैं एंटोन चोकोव, वो प्रोफेशन से एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हैं वो, ठीक है ना। मिस्टर स्टीफन चोकोव इज अ लैंड ऑनर, स्टीफन चोकोव जो हैं वो एक जमींदार थे इसमें। लीप, बाबू चोकोव के घर एक कुत्ता था लीप, जिसको इन लोगों ने 85 रूबल में खरीदा था। और लोमोव के पास एक कुत्ता था जिसका नाम था गस, जिसको लोमोव ने 125 रूबल में वो खरीदा था, ठीक है ना। अ मैरिज प्रपोजल इज, ये देखो ये ऑप्शन जो है इसमें से सारे के सारे ऑप्शन गलत है। अ मैरिज प्रपोजल इज जैसे ही आएगा तो वहां एक ऑप्शन होता है बेटा, गड़बड़ कर दिया मैंने, इसको नहीं खोलना, चलो यहीं बता देता हूं। वन एक्ट प्ले, याद रखना, अ मैरिज प्रपोजल जो है वन एक्ट प्ले है, एक नाटक है। ओके बच्चों, तो ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। अ मैरिज प्रपोजल वाज द लास्ट चैप्टर, और नेक्स्ट मैं वीडियो में लेकर के आऊंगा पोएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप देखना न भूलें। और पोएम के जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपका समय जाया ना हो और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊं। इसके लिए धन्यवाद आपको, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।